जय हिंद दोस्तों। आज हम CDP यूपी टेट का CDP पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये CDP का प्रश्न है, जो टॉप 87 प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चा होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम लर्निंग की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो अधिगम लर्निंग की विशेषताओं के संदर्भ में ऑप्शन दिया है पहला, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो ये बात सही है। अधिगम का केवल, जहाँ पे केवल रहता है वो आंसर हमेशा गलत ही होता है। तो ये केवल है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो अधिगम की विशेषताओं के संदर्भ में यही कथन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम 3 बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और प्रयास का नियम। अगला प्रश्न है, पठन यानी रीडिंग से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? तो जो पठन होता है रीडिंग से संबंधित विकार, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो पठन से संबंधित विकार होता है, और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, और डिस्कैलकुलिया ये गणित से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस पर आधारित है? तो कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन ये BF स्किनर ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इसे अवलोकन या मॉडलिंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे अवलोकन या मॉडलिंग कहते हैं, जो बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, या ये समझिए कि अनुकरण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को वयस्कों द्वारा यानी कि बड़ों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता यानी कि टेम्पररी हेल्प क्या कहलाता है? तो टेम्पररी हेल्प, इसे मचान या पार्ट कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पिछला सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो पिछला सीखा हुआ ज्ञान रहता है, जो नई परिस्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे CDP में। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के किस हिस्से को नैतिकता से जोड़ा है? तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के सुपर ईगो को नैतिकता से जोड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार यानी कि लर्निंग प्लेट प्रक्रिया में किस स्थिति को दर्शाता है? तो सीखने का पठार सीखने में कोई उन्नति न होने को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अधिगम पदानुक्रम में रॉबर्ट गैनी ने कितने स्तर बताए हैं? तो अधिगम पदानुक्रम में रॉबर्ट गैनी ने 8 स्तर बताए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो CDB में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो एडविन गुथरी ने सीखने में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने बच्चे को क्या माना है? तो जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में माना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे PYQ पे आधारित क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा किसने दी है? अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा कुर्ट लेविन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा क्या है? तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा सही और गलत के बारे में निर्णय न ले पाना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? तो गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का वह वक्र जिसमें शुरू में सीखने की गति तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है, उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए किस नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था? तो इसने कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिए सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उसे केला देकर के उसके पे प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा के अवलोकन से अधिगम के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो अल्बर्ट बंडूरा के अवलोकन अधिगम के 4 चरण, पहले अवधान आता है, फिर धारणा आती है, फिर पुनरुत्पादन आता है, फिर प्रेरणा आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीधे PYQ से लिया गया है, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खुद से जो निजी भाषण यानी खुद से बातें करते हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा खुद से बात करता है यानी कि निजी भाषण करता है, प्राइवेट में बातें करता है, उसका मुख्य उद्देश्य अपनी क्रियाओं को दिशा देना होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट गैनी के अधिगम पदानुक्रम में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गैनी के अधिगम के पदानुक्रम में सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो केवल अपनी इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है क्या कहलाता है? इसे ईड कहते हैं। इसमें अपनी ही इच्छाओं को संतुष्टि की जाती है, यानी कि जो भी करना है वो अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का पहला स्तर क्या है? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का पहला स्तर ज्ञान है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण
का क्या अर्थ है? तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण का अर्थ है एक हाथ से सीखा हुआ कौशल दूसरे हाथ में स्थानांतरित होता है, यानी कि पहले जो हम व्यवहार सीख चुके हैं वो अगले अपने आने वाले व्यवहार में सीखेंगे तो उसका उपयोग करेंगे। जो कौशल हम सीखे रहते हैं उसका उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन क्या है? तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के स्थानांतरण में शून्य स्थानांतरण कब होता है? तो अधिगम के स्थानांतरण में शून्य स्थानांतरण जब पुराना ज्ञान नए सीखे को बिल्कुल प्रभावित न करे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब अधिगम स्थानांतरण में शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब पुराना ज्ञान नए सीखे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नन्हे बच्चे का सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर न कर पाना पियाजे के किस अवस्था का विशेषता है? तो जब नन्हे बच्चे होते हैं वे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते हैं तो पियाजे की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यानी कि जीववाद कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावलोव को उनके कार्यों के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पावलोव को उनके कार्यों के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेट्स व अन्य का है। उन लोगों का इनका कहना था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी कि जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तो बच्चा सीखेगा। ये गेट्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया किस प्रकार का विकार है? तो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित से विकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें बच्चा वाज को सा लिखेगा। अगला प्रश्न है, एडविन गुथरी के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो एडविन गुथरी के सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का वह स्तर जिसमें बच्चा वस्तुओं को क्रमबद्ध करना सीख जाता है क्या कहलाता? पियाजे के अनुसार कौन सा स्तर है? तो अधिगम का वह स्तर जिसमें बच्चा वस्तुओं को क्रमबद्ध करना सीख जाता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जब बच्चा सारे वस्तुओं को क्रम में लगाकर उसको पहचानना जाना सीख जाता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेबी वॉटसन ने अपने व्यवहारवाद के प्रयोग में किस बच्चे पर अध्ययन किया था? तो जेबी वॉटसन ने अपने व्यवहारवाद के प्रयोग में लिटिल अल्बर्ट नाम के बच्चे पर अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? तो कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था अनुकरण करके सीखना होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब अनुकरण करके सीखा जाता है तो ये पहली अवस्था होती है, बच्चा देख देख करके सीखता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की सुविधादाता के रूप में भूमिका है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ये सहायता करता है उसको आगे बढ़ने में, उसको सिखाने में। अगला प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में सबसे कम संभावना किस स्थिति में होती है? तो पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में सबसे कम संभावना पश्चगामी अनुबंधन में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन सिम्पसन का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सिम्पसन कहते हैं कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हम करके सीखते हैं। ये सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सीडीपी है, जो यूपी जीट और सीटेट दोनों में आपको काम आएगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार व्यवहार करना किस क्षेत्र में आता है? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार व्यवहार करना गत्यात्मक क्रियात्मक क्षेत्र में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र
ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों का सही क्रम पहले ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया को सक्रिय करता है क्या कहलाता है? या प्रबल प्रेरणा कहलाता है। जो प्रबल प्रेरणा होती है जो गत्यात्मक बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया को सक्रिय बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये प्रबल प्रेरणा होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किसने दी है? अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा क्रो ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का सही स्तर क्या है? तो सीखने का सही स्तर है, पहले तथ्यों को जानना चाहिए, फिर सूचना इकट्ठा करना चाहिए, फिर उसके बाद से ज्ञान उसके बारे में पता करना चाहिए, फिर उसमें बोध करना चाहिए, उसके बाद से प्रज्ञान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना क्या कहलाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान देना केंद्रीकरण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार अपरिवर्तनीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? तो बच्चा अपरिवर्तनीय से या अपलटावलीकरण भी कहा जाता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है? तो अधिगम की अभिप्रेरणा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रवणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर रखा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग बच्चों के लिए किसने किया है? तो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग जीन पियाजे ने किया है अपने सिद्धांत में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम की कमियों या कठिनाइयों की पहचान करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण समस्याओं की पहचान करने के बाद किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अधिगम निर्योग्यता कैसी अवस्था है? तो अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 11 वर्ष के जो बीच की अवस्था होती है कि मुख्य उपलब्धि क्या है? तो पियाजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो संरक्षण और क्रमबद्धता होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन में विलोपन कब होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन में विलोपन जब केवल घंटी बजाई जाए और भोजन न दिया जाए, तो यहाँ पे विलोपन होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था की विशेषता है? तो निगमनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव रीजन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पावलाव के प्रयोग में घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो पावलाव के प्रयोग में सही घटनाओं का क्रम पहले घंटी बजती है, फिर भोजन आता है, फिर लार टपकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसी शिक्षक को महीने के अंत में वेतन मिलना पुनर्बलन की किस अनुसूची का उदाहरण है? तो किसी शिक्षक को महीने के अंत में जो वेतन मिलता है उसे पुनर्बलन की अनुसूची का उदाहरण है। यह निश्चित अंतराल है, क्योंकि एक निश्चित अंतराल में एक समयावधि होती है जो लास्ट में उसको मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चा किस अवस्था में प्राप्त करता है? तो वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गुण वस्तु स्थायित्व का 0 से 2 वर्ष के बच्चे जो रहते हैं वो वस्तु स्थायित्व यानी कि जो भी वस्तु रहती है उसको पहचान करना स्टार्ट कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, टॉलमैन को उनके किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो टॉलमैन को उनके चिन्ह अधिगम या अव्यक्त अधिगम के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और जब पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था वहाँ पर जब उसमें सहायता नहीं करता है तो वहाँ ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अधिगम प्रतिफल का क्या अर्थ है? तो अधिगम प्रतिफल का अर्थ है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इवान पावलोव मुख्य रूप से किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो किस देश से हैं और इनकी पुस्तकें क्या हैं और इनके थॉट यानी कि विचार क्या हैं। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछते हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में क्या अर्थ है? तो गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में समग्र या पूर्ण अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एच.सी. हॉल के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो एच.सी. हॉल के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया और आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन को हमारे मस्तिष्क का लगभग कितना % बताया है? तो सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन को हमारे मस्तिष्क का लगभग 90% बताया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया में पहले क्या आता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास की प्रक्रिया में पहले भाषा आता है और पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे पहले मानते हैं कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है उसके बाद से विचार आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में पहले क्या आता है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में पहले विचार आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो ADHD का पूर्ण रूप है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसलिए बच्चा एक जगह टिक करके नहीं बैठता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चा हमेशा एकदम हाइपर रहता है, वो हमेशा कूदता ही रहता है, वो एक जगह टिक करके नहीं बैठता है और एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक बनावट के आधार पर भ्रम पैदा करने वाले विकार जैसे मोर और मुर्गे में अंतर न कर पाना को क्या कहते हैं? तो शारीरिक बनावट के आधार पर भ्रम पैदा करने वाले विकार जैसे मोर और मुर्गी में जब अंतर नहीं कर पाता है तो बच्चा उसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्मॉर्फिया में बच्चा छोटा बड़ा और मोटा पतले में अंतर नहीं कर पाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भाषा से संबंधित अवरोध या अपने विचारों को व्यक्त न कर पाने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो भाषा से संबंधित अवरोध या अपने विचारों को व्यक्त न कर पाने वाले विकार को डिस्फेजिया कहा जाता है या अफेजिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यूपी टेट एग्ज़ाम में या फिर सीटेट में बहुत ही पूछता है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एकदम वैसे ही सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन पिछले यूपी टेट में आया हुआ था। एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और थॉर्नडाइक के थॉट भी पूछता है और उनके पुस्तक भी पूछते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वाइगोस्की के जेडपीडी का क्या अर्थ है? तो वाइगोस्की जो जेडपीडी का सिद्धांत दिए हैं उसे वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर इसका अर्थ होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बना दूंगा। यह कथन किसका है? तो ये जेबी वॉटसन का है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, जो तुम कहोगे, जैसे चोर कहोगे, टीचर कहोगे या फिर कोई बिजनेसमैन कहोगे, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये वॉटसन ने कहा था। अगला प्रश्न दिया है, बिना समझे किसी चीज़ को रटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बिना समझे किसी चीज़ को रटने की प्रक्रिया ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना पुनर्बलन के किस प्रकार का उदाहरण है? तो धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना ये पुनर्बलन का ऋणात्मक पुनर्बलन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके तालमेल बैठाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके तालमेल बैठाता है उसे समायोजन या आवास कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वाइगोस्की के अनुसार वह व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक ज्ञान रखता है वह क्या कहलाता है? तो वाइगोस्की के अनुसार वह व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक ज्ञान रखता है वो MKO कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पावलोव के कुत्ते ने जब घंटी से मिलती जुलती दूसरी आवाज़ पर भी लार टपकाना शुरू कर दिया तो यह क्या कहलाता है? तो जब पावलोव का जो कुत्ता था जब घंटी बजती थी उसकी लार टपकने लगती थी कि अब खाना मिलेगा, तो उससे मिलती जुलती जब साउंड यानी ध्वनि सुनने लगा, आवाज़ें सुनने लगा तो उसका लार टपकने लगता था। तो ये क्रिया उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाने लगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के गौड़ नियम यानी कि द्वितीय नियम में कौन शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक के दूसरे नियम में तत्परता का नियम शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अधिगम के बारे में ये कथन सही है, यह केवल स्कूल में होता है नहीं, यह पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होता है, नहीं, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सीखने में सुविधा देती है। हाँ, ये बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित व्यवहार किस अवस्था में सबसे अधिक देखा जाता है? तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित व्यवहार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, रॉबर्ट गेने के अनुसार सीखने का सबसे सरल और पहला स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार सीखने का सबसे सरल और पहला स्तर जो होता है वो संकेत अधिगम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अनुकूलन के 2 मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन की मुख्य प्रक्रियाएं आत्मसातीकरण और समायोजन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सीडीपी के।